जानवर की तरह दहाड़ने और रॉकेट की तरह रफ्तार वाली ये गाड़ी निसान की R35 GT-Air है। निसान दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे इंप्रेसिव और शानदार स्पोर्ट्स कार कंपनियों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग $12.72 बिलियन है। हालांकि यह एक समय दिवालियापन और मार्केट क्राइसिस का शिकार था। ये निसान GT-R ही थी जिसने इसे रिवाइव किया, लेकिन निसान इस मशीन को, जिसका निकनेम गॉडजिला है, सिंबल ऑफ इनविंसिबल स्पिरिट बनाने में कैसे सक्षम हुआ। कल बेचने के लिए आपको आज रेस जीतनी होगी। और मैं आपको बता दूं, कंपनी को रेसिंग ट्रैक पर वापस लाना आसान नहीं था। जब यह वापस लौटा तब भी इसे राइवलरी के कारण रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि BMW और फोर्ड सियरा जैसी बड़ी कंपनियां भी खुद को ताकतवर महसूस कर रही थी। चैलेंजेस, जीत और राइवलरी से भरी सवारी के लिए तैयार हो जाइए। यह निसान और GT-R की अनकही कहानी है जिसने ऑटोमोटिव को हिलाकर रख दिया। GT-R के प्रोडक्शन का कनेक्शन प्रिंस मोटर कंपनी से लगाया जा सकता है, जिसने स्काईलाइन रेंज डेवलप की थी। हाँ, ये वही कंपनी है जिसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के वॉर एफर्ट्स का सपोर्ट करने के लिए हवाई जहाज बनाने से जुड़ी थी। फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस वर्जन प्रिंस स्काईलाइन GT 1964 में पेश किया गया था और बाद में स्काईलाइन GT-R में डेवलप हुआ। लेकिन यह वीडियो निसान के बारे में है ना? तो फिर हम यहाँ प्रिंस मोटर कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि निसान मोटर कंपनी का ऑफिशियल तौर पर 1966 में प्रिंस मोटर कंपनी के साथ मर्जर हो गया, ताकि प्रिंस के फेमस इंजीनियरिंग इनोवेशंस और लग्जरी व्हीकल को निसान की मार्केट प्रेजेंस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया पर हावी होने के लिए टेक्निकल स्ट्रेंथ के साथ जोड़ा जा सके। अब दोनों कंपनियां नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। उस समय निसान के चेयरमैन कात्सुहिको कावामाता थे और उनके अंडर निसान ने कई कंपनियों से डिजाइन खरीदे, इसलिए वह इस मर्जर से होने वाले बदलाव से खुश थे। यह 1969 में निसान स्काईलाइन 2000 GT-R की रिलीज से साबित हुआ। इस कार में एक पावरफुल 2.0 लीटर इंजन था और यह 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। ये ट्रैक पर किसी जानवर से कम नहीं था, इसलिए इसने जल्द ही प्रेस्टीज हासिल कर ली और कंपटीशन के पहले 3 सालों में 52 रेसेस जीती, जिसमें 1969 से 1971 तक लगातार 49 जीतें शामिल थीं। आप आज जीतते हैं तो कल बेचते हैं। निसान इस फैक्ट से अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए उसने 2000 यूनिट बेचने का टारगेट हासिल किया। और हाँ, एक स्पोर्ट्स कार के लिए यह एक बड़ा नंबर है। सक्सेस रेट को देखते हुए 1973 में निसान ने दूसरी जनरेशन की स्काईलाइन GT-R पेश की, जिसे केन मैरी GT-R के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम केन और मैरी नाम के एक फेमस मार्केटिंग कैंपेन के नाम पर रखा गया था। इसका मतलब है कि वे मार्केटिंग में भी अच्छे थे, लेकिन समय निसान के साथ नहीं था। 1973 के वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बुरी तरह अफेक्ट किया और GT-R जैसी कार में जितना ज्यादा स्पोर्ट्स फंक्शन होगा, फ्यूल कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए बायर्स ने अपना ध्यान ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ कर दिया, जिससे GT-R की मांग में गिरावट देखी गई। स्काईलाइन C110 का प्रोडक्शन सिर्फ 197 यूनिट्स के प्रोडक्शन के बाद बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, कंपनी को फाइनेंशियल रूप से भी नुकसान हुआ और वह लगभग दिवालिया हो गई, जिसकी वजह से निसान को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे रेस नहीं जीत सके और कारें नहीं बेच सके। यह अनडिजायरेबल हो गया। सभी ने सोचा कि यह निसान का एंड था और यह केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित था, जब तक कि पासा पलट नहीं गया। आपने वह मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वही है जो आपको यह जानने के बाद निसान पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा कि कंपनी में कौन दोबारा शामिल हुआ और इसे बचाने के लिए कौन से अमेजिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। इस दौरान निसान की लीडरशिप ने कंपनी को बचाने के लिए दिन रात काम किया, लेकिन कुछ मदद नहीं मिली। मजबूत लीडरशिप के मद्देनजर उस इंसान की एंट्री हुई जिसने निसान के इतिहास को बदल दिया, और उसने निसान में फैमिली की तरह काम किया, युताका कात्यामा, जिन्होंने अमेरिका में निसान के ब्रांड को एस्टैब्लिश करने और डैटसन 240 की सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाई। राज्यों से जापान के लिए मिस्टर के कंपनी के लिए एक माँ की तरह थे, जो अपने बच्चे को जन्म से ही और उसकी हर जरूरत को जानती थी। तो वह 2 फैक्ट्स को अच्छी तरह जानते थे। ए कि निसान वह पूरा करने में सक्षम नहीं था जिसके लिए निसान फेमस था और ग्राहकों को उससे जो उम्मीदें थीं, और बी आज जीतो और कल बेचो का मंत्र, क्योंकि निसान अपनी रेसिंग कारों के लिए जाना जाता था।
तो अब उनका मेन फोकस इन 2 पॉइंट्स के आसपास ही था। लेकिन रेस जीतने के लिए किसी को अपनी कार के परफॉर्मेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं निसान कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन इससे मिस्टर केसे डरे नहीं। आसान रास्ता अपनाने और फंड्स में कटौती करने के बजाय उन्होंने रेस जीतकर अपनी प्रेस्टीज और ब्रांड नाम बढ़ाने की इच्छा में लागत दोगुनी कर दी। इस तरह प्रोजेक्ट 901 का जन्म हुआ। इसका मकसद अगले 5 सालों तक निसान GT-R को दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कारों में शामिल करना था। यह आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि जापानी टूरिंग कार चैंपियनशिप TC के नए रूल्स जिन्होंने उनके फेवर में काम किया, उन्होंने पुराने रूल्स को बदल दिया, जहां रेसिंग के लिए कारों को स्पेशली मॉडिफाइड करना पड़ता था और उनके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड करना पड़ता था, जिससे ज़्यादा मेंटेनेंस होता था, टफ प्रोडक्शन के साथ। नए रूल्स सीधे तौर पर निसान की प्रेजेंस के फेवर में थे, ये कहते हुए कि अब रेसिंग कारों को नॉर्मल रोड लीगल कारों पर बेस्ड बनाया जा सकता है, जिससे लागत कम होगी और पार्टिसिपेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी। 1984 में निस्मो, जिसका फुल फॉर्म निसान मोटरस्पोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड है, उसका जन्म हुआ, जिसने इसकी वापसी में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। इसमें निसान की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज और मोटरस्पोर्ट प्रेजेंस को बढ़ाने पर फोकस किया गया। कंपनी निसान के नए परफॉर्मेंस डिवीजन को लीड करने के लिए यासुहारू नंबा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह 1958 से निसान की रेस कारों को चला रहे थे और उनका टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जापान में 2 इंपॉर्टेंट टीमों को एक साथ लाया, ओमोरी फैक्ट्री टीम, जो ऑफिशियल मोटरस्पोर्ट्स, और ओपमा प्राइवेट रेसिंग सपोर्ट फैसिलिटी पर बेसिस था, जिसने इंडिपेंडेंट रेसर्स की मदद की। यह उनके गाइडेंस में था कि निस्मो ने 1985 में टूरिंग कार रेसिंग में एंटर किया। JTC का सिर्फ एक ही मकसद था, और वह था जीतना। आप देखिए, JTC में भले ही जापान का नाम है, लेकिन यह एक ग्लोबल रेसिंग कंपटीशन थी जो जापान में हुई थी। फोर्ड, BMW, फेरारी, पोर्शे सभी जापान की बेस्ट कार के साथ कंपटीशन करने आए, और लंबे समय तक निसान को जापान के बेस्ट का खिताब तब तक मिला जब तक उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ा। अपने खिताब को रिजरेक्टेड करने के लिए 1985 में निसान ने 7th जनरेशन की स्काईलाइन R31 पेश की। यह दिखने में एवरेज थी। इसका डिज़ाइन वही बॉक्स जैसा था, लेकिन मेन काम इसके हार्डवेयर पर किया गया था। यह इंजनों की नई RB सीरीज से इक्विप्ड होने वाला पहला था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से फोकस्ड कंट्रोल सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट शामिल था। इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी था, जो पिछले पहियों को 0.5 डिग्री तक घुमा सकता था। 4 दरवाजों वाली हार्ड टॉप बॉडी स्टाइल के साथ निसान ने इसमें कुछ लग्जरी अप्रोच भी जोड़ा। इतना ही नहीं, इसमें 4 सिलेंडर वाला सिस्टम भी था। इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए और उन्होंने जीत की राह पर चलने की सोची। इसके बाद निसान मोटर्स ने इस कार को JTC के तहत रेस करने का फैसला किया, और क्या पता, इसने न केवल सीजन की पहली रेस जीती, बल्कि पूरी चैंपियनशिप भी जीती। अब वे सुधार के आधे रास्ते पर थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कवर करना बाकी था, और वह हिस्सा सच में मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगले 5 सालों तक इस सक्सेस को दोहराना उनके लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जापानी चैंपियनशिप में विदेशी कंपनियों का दबदबा था, और R31 की पकड़ BMW और फोर्ड सियरा ने कमजोर कर दी थी, जिन्होंने ग्रुप A के चीता के रूप में काम किया था। लेकिन ग्रुप A ये क्या है? देखिए, 1980s में टूरिंग कार चैंपियनशिप के लिए रेसिंग कारों को ग्रुप A और ग्रुप B में डिवाइड किया गया था। BMW M3 जैसी ग्रुप A कारें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मॉडल थी। स्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन नियमों के साथ कम से कम 5000 यूनिट्स की जरूरत होगी। ऑन्डी क्वाट्रो जैसी ग्रुप बी कारें हाई परफॉर्मेंस वाली थीं और ज़्यादा जेनरस रूल्स और मिनिमम 200 यूनिट्स के साथ रैली के लिए भारी रूप से रिवाइज थीं। ग्रुप ए पर सच में हावी होने के लिए ये डेफिनेटली इनफ नहीं होने वाला था और निसान के लिए एक और नई कार की प्रोडक्शन का समय आ गया था। क्या 901 प्रोजेक्ट इस बार निसान को टॉप पर लाएगा या उसे उसी पॉइंट पर ले आएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी? नीचे कमेंट में गेस करना। अब लेजेंड को वापस लाने और पवित्र GT-R बैच को रिजरेक्टेड करने का टाइम आ गया है। परफॉर्मेंस के लिए निसान का जुनून अभी भी चल रहा था और ग्रुप ए पर हावी होने के लिए निसान के चेयरमैन युताका कुमे को ठीक से पता था कि उन्हें 901 प्रोजेक्ट के तहत क्या प्रोड्यूस करने की जरूरत है।
प्रोजेक्ट 901 सिर्फ तेज कारें बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि ये निसान के आइडियल को फिर से रीडिफाइन करने के बारे में था। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक निसान मिड 4 का डेवलपमेंट था, एक मिड इंजन सुपरकार प्रोटोटाइप जिसने ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम पेश किया। हालांकि मिड 4 कभी भी प्रोडक्शन में नहीं आया, लेकिन इसके लिए डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज ने R32 GTR बनने की नींव रखी। प्रोजेक्ट 901 अब पूरे जोरों पर था। इंजीनियरों को पता था कि ग्रुप ए रेसिंग में दबदबा बनाने के लिए उन्हें एक ऐसी कार की जरूरत थी जो पावरफुल और टेक्निकल रूप से एडवांस्ड दोनों हो। R32 GTR का दिल RB26 डर्ट इंजन था, एक 2.6 लीटर ट्विन टर्बो इनलाइन 6 जो लगभग 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। ATS से ETS ऑनल व्हील ड्राइव सिस्टम और 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़े गए इस इंजन ने GTR को बेजोड़ हैंडलिंग और परफॉर्मेंस दी। अगर इसके फीचर्स पर नजर डालें, ATS से ETS सिस्टम मैनुअली एक रेवोल्यूशन था। इसमें कार के ट्रैक्शन पर नजर रखने और ऑप्टिमम पकड़ और स्टेबिलिटी कंट्रोल करने के लिए आगे और पीछे के व्हील्स के बीच ऑटोमेटिक करंट फ्लो करने के लिए सेंसर लगाया गया था। ये सभी मामलों में एक मामूली कार थी। एक्यूरेसी से कहा जाए तो यह एक शानदार परफॉर्मेंस था। इसमें ग्रुप ए पर हावी होने के लिए इंपॉर्टेंट लगभग सभी प्रॉपर्टीज थीं जो इसे हर गैरेज तक ले जाएंगी। R32 GTR को ऑफिशियली 1989 में लॉन्च किया गया था और इसने तेजी से रेसिंग की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। इसकी शुरुआत जापानी टूरिंग कार चैंपियनशिप JTCC में हुई और इतनी अप्रिसिएशन सुनने के बाद आप पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि इसने मैदान पर अपना दबदबा बना लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1990 से 1993 तक R32 GTR ने JTCC में की गई हर एक रेस जीती, लगातार 29 जीत हासिल की और कई चैंपियनशिप एक्वायर की। इसकी सक्सेस जापान तक ही सीमित नहीं थी। R32 GTR ने इंटरनेशनल कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। इसने 1991 में स्पा 24 घंटे और 1991 और 1992 दोनों में बाथर्स्ट 1000 जीता। नürburgring में इसके परफॉर्मेंस ने, जहां इसने 8 मिनट और 22 सेकंड का लैप रिकॉर्ड बनाया, इसे इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कार का खिताब दिलाया। लेकिन इसे इसका नाम गॉडजिला कहां से मिला? ये नाम ऑस्ट्रेलिया के लोकल प्रेस द्वारा दिया गया था, जहां इसका डोमिनेंस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया क्योंकि निसान चीता था जिसने फोर्ड सियरा और पोर्श 955 को पीछे छोड़ दिया था। R32 GTR सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसा बयान था, इसने साबित कर दिया कि निसान दुनिया में बेस्ट के साथ कंपटीशन कर सकता है और जीत सकता है। जब कोई नोटेबल इतिहास रच रहा होता है तो राइवल ऑब्वियस रूप से बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे GTR रेस दर रेस जीतती रही, फोर्ड, BMW और होल्डन जैसे कंपेटिटर्स की परेशानी बढ़ती गई। उनके आर्ग्यूमेंट्स मोटर स्पोर्ट्स में पावर बैलेंस के इर्द गिर्द घूमते रहे और वह निसान को कंपटीशन से बाहर करने की मांग करते रहे। इसी दबाव में 1992 में ऑस्ट्रेलियाई मोटर स्पोर्ट कन्फेडरेशन ने ATCC से टर्बोचार्जिंग और ओनेल व्हील ड्राइव दोनों पर बैन लगाने वाले नए रूल्स लागू किए। क्या आप सोच सकते हैं कि वाकई में ऐसा किए बिना इन रूल्स ने इफेक्टिवली R32 पर कैसे बैन लगा दिया? सच में यह निसान के लिए एक खट्टा मीठा पल था, लेकिन क्या इसका उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा? अगर ठीक से देखें तो नहीं, निसान ने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था। दुनिया जानती थी कि निसान उनकी ज़िंदगी में कितनी ताकत ला सकता है। R32 GTR की विरासत का दबदबा कायम रहा, जो ऑटोमोटिव इतिहास में सबसे प्रेस्टिजियस नामों में से एक बन गया। इसके बाद निसान ने R33 और R34 GTR लॉन्च की। GTR नाम परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का सिनोनिम बन गया था। मोटर स्पोर्ट में स्पेशल फॉर्म से जापान में बड़ी सफलता हासिल करके GTR ने निसान को रेजरेक्टेड किया और इसे दिवालिया होने से बचा लिया। GTR जिसे वीडियो गेम, फिल्मों और दुनिया भर में कार इंथुजियास्ट लोगों के सपनों में दिखाया गया है। अफसोस की बात है कि निसान इस समय चैलेंजेस का सामना कर रहा है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताना और यूट्यूब पर बेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।